मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज known as मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज बेसिकली मैग्ना कार्टा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सन 1215 ईस्वी में ब्रिटेन का महाराज हुआ करता था या ब्रिटिश किंग हुआ करता था, किंग जॉन। और इसी ब्रिटिश किंग जॉन ने कुछ फंडामेंटल राइट्स या कुछ मौलिक अधिकारों को लिखवाया था फॉर द सिटीजन्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के नागरिकों के लिए। और ध्यान रखेंगे दैट रिटन फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज मैग्ना कार्टा। इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान ही किसका है, ब्रिटेन का। लेकिन ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, वो अलिखित है। अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें केवल और केवल एक ही चीज लिखित है, एक ही चीज रिटन है, दैट इज मैग्ना कार्टा। और वो मैग्ना कार्टा क्या है, वो किंग जॉन के द्वारा लिखवाए गए वो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मौलिक अधिकार हैं जो कभी किंग जॉन ने अपने ब्रिटेन के नागरिकों के लिए लिखवाए थे। उन्हीं लिखित मौलिक अधिकारों को ही तो क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। और क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, इसीलिए हम संविधान के भाग 3 को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का मैग्ना कार्टा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब अगला सवाल ये उठता है, व्हाट इज द एम ऑफ फंडामेंटल राइट्स। या सबसे पहले तो यही जान लेते हैं भाई, क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, क्या होते हैं मौलिक अधिकार। तो सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखेंगे, मौलिक अधिकार हमारे वो मूलभूत अधिकार होते हैं, हमारे वो बेसिक राइट्स होते हैं जो हमसे छीने नहीं जा सकते, जिनसे हमें वंचित नहीं किया जा सकता। सामान्य तौर पर तो नहीं किया जा सकता, हालांकि इमरजेंसी सिचुएशंस में, हालांकि आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं, रद्द किए जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कभी भी हमें मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीने नहीं जा सकते। अगर ऐसा किया जाता है तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय जाकर सीधे अपने मौलिक अधिकारों को बहाल करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश, निर्देश या जुडिशियल रिट जारी की जा सकती है। अब अगला सवाल उठता है कि व्हाट इज द एम ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहला लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए मौलिक अधिकार जरूरी है या मौलिक अधिकार उपयोगी है। नेक्स्ट,
टू कंट्रोल द पावर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की शक्तियों को परिसीमित करना। टू कंट्रोल द पावर ऑफ गवर्नमेंट या सरकार की शक्तियों को परिसीमित करने के लिए भी मौलिक अधिकार जरूरी है। और एक लिखेंगे टू इंश्योर इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए भी हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखेंगे। फर्स्ट डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारत में मौलिक अधिकारों की प्रथम मांग एनी बेसेंट के द्वारा उठाई गई थी। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग करने वाली सबसे पहली थी एनी बेसेंट। बट फर्स्ट रिटन डिमांड करने वाली सबसे पहली थी एनी बेसेंट। फंडामेंटल राइट्स। भारत में मौलिक अधिकारों की प्रथम मांग एनी बेसेंट के द्वारा उठाई गई थी। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग करने वाली सबसे पहली थी एनी बेसेंट। बट फर्स्ट रिटन डिमांड, क्योंकि एनी बेसेंट के द्वारा जो मांग उठाई गई थी दैट वाज जस्ट अ वर्बल डिमांड। वो मौखिक रूप से उठाई गई एक मांग थी, लेकिन भारत में मौलिक अधिकारों की सबसे पहली रिटन डिमांड 1928 में उठी थ्रू नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के तहत, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई थी?
बाय नेहरू रिपोर्ट के तहत। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई थी। बाय मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, जो कि भारत में मौलिक अधिकारों की सबसे पहली रिटन डिमांड या लिखित मांग मानी जाती है। इसके बाद 1931 में जब कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और आप जानते होंगे कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इन दैट सेशन, इसी अधिवेशन में डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स was repeated। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराया गया। दोस्तों, आप जानते हैं 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ, 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया, तो हमने कहा कि वो हमारे संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत बना, क्योंकि 70% से भी ज्यादा संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम या 1935 के ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लिया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भेजा गया था विदाउट फंडामेंटल राइट्स, या बिना मौलिक अधिकारों के। इसीलिए एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि बताइए 1935 के भारत शासन अधिनियम और हमारे आज के संविधान में सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे बड़ा अंतर किस चीज का था। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का। क्योंकि आज हमारे संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हमारे पास मौलिक अधिकार नहीं थे, हमारे पास मौलिक अधिकारों का प्रोविजन नहीं किया गया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं,
इनका प्रोविजन आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक किया गया है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जहां पर सिटीजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है या नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जहां पर पर्सन या व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, जिन मौलिक अधिकारों में सिटीजन या नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो मौलिक अधिकार किसके लिए हैं? ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, केवल भारतीय नागरिकों के लिए। और जहां पर पर्सन या व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर्स। तो अगर हम केवल इंडियंस की बात करें, केवल भारतीयों की बात करें, तो हमारे कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में से केवल भारतीयों को दिए जाने वाले मौलिक अधिकार कौन से हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ध्यान रखेंगे, ये 5 आर्टिकल्स, ये 5 मौलिक अधिकार वो मौलिक अधिकार है, वो आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स या भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। और जो सभी लोगों को मिले हैं, ऑल पर्सन्स, सभी व्यक्ति, यानी कि जिसमें भारत के नागरिक भी शामिल होंगे और अनागरिक भी शामिल होंगे, यानी कि विदेशी भी शामिल होंगे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21,
आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 25 से 28। ये सारे के सारे मौलिक अधिकार वो मौलिक अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिकों को तो दिए ही गए हैं, साथ में ये विदेशियों को या भारतीय अनागरिकों को भी दिए गए हैं, यानी कि विदेशियों को। अगर आप नोट कर रहे हैं साथ के साथ तो जल्दी से नोट कर लीजिए।